हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी नाजिया मैम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे साइंस और जिसका आज हम पढ़ेंगे चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो आप मुझे बताओ, जब आप तेज भागते हो तो उसके बाद क्या होता है? जब खेलते हैं, दौड़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है? आपकी सांस फूलती है। सांस की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो थोड़ी तेज हो जाती है ना। अब हाँफने लगते हैं। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है? ब्रीदिंग एक जो है सांस लेने का अमल है जो छोटा है, और रेस्पिरेशन एक थोड़ा बड़ा अमल है। तो हम देखेंगे रेस्पिरेशन वो अमल है, वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है, सांस के जरिए जो है ना खाना टूट के ब्रेकडाउन होके हमें एनर्जी मिलती है। तो इस सारा प्रोसेस कैसे हमारी बॉडीज में, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, ऑर्गेनिज्म से मुराद पेड़ पौधे, जानवर, हम इंसान, कैसे होता है, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। Introduction. Respiration is the process by which living organisms release energy from food. Respiration वो प्रोसेस है जिससे हर जिंदा चीज जो है एनर्जी लेती है। किससे? खाना खाने से, न्यूट्रिशन से। जो चीज कैसे लेती है? भाई आप सोचते होंगे खाना खाने से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, या सांस लेने से हमें एनर्जी कैसे मिलती है? कैसे मिलती है कि हमारी बॉडी, जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से बनी होती है। कौन सी होती है वो यूनिट? सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हर एक चीज की जो है सबसे छोटी जो यूनिट है बॉडी की, वो सेल है। तो सेल में अगर हम सांस लेते हैं तो हवा, हमारे ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, वो हर सेल तक पहुंचती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो क्या करती है, वो हमारी बॉडी में क्या करती है, न्यूट्रिशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, और क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है ना। अगर वो हवा पहुंच सकती है, हमारी बॉडी जो बहुत सारे जो हमारे सेल है, एक यूनिट है, क्या सेल है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो बहुत सारे सेल मिलके हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो अंजाम देते हैं। जैसे हम क्या खाते हैं, फिर क्या होता है हमारी बॉडी से, हम खाना एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर एक्सक्रीट होता है वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से। ये जो है सेल में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जब सेल में क्या होता है, ब्रेकडाउन होती है फूड की और हमारी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचती है, तो इस रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिससे हमें फूड जो है टूट के क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। अब कैसे है ये हम और पढ़ते हैं आगे। वाई डू वी रेस्पायर? अब हम ये देखेंगे हम सांस ही क्यों लेते हैं। देखो, आप अगर एक 5 या 10 सेकंड के लिए अपने नाक को होल्ड करके रखेंगे बंद करके, तो आप कैसा महसूस करेंगे? जो है हमें चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सांस लेने का अमल ये है, हमें जिंदा रखता है। इसके अलावा क्या है, क्यों जिंदा हम जो है सांस लेते हैं? सेल्स नीड एनर्जी फॉर न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो सेल है, जैसे हमने कहा हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, तो उस सेल को भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? हमें जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी को जो ज्यादा जो अच्छे वर्क करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन मिलती है जब हमें, तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में क्या चीज आती, क्या होता है, क्या सेल एनर्जी मिलती है न्यूट्रिशन से, जो हम खा रहे हैं उससे। इसलिए आपने देखा होगा, आपको घर में आपके पेरेंट्स जो कहते हैं खाना टाइम पे खाओ, इसलिए जरूरी है कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले। उसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या करना है, हवा हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचती है, हमारा खाना सेल्स के जरिए पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स में जो है वो पहुंचता है। एक्सक्रीट करते हैं, जो सेल को चाहिए होता है फूड से वो लेके, तो बाकी उसने जो है फेंकना होता है, सेल से बाहर निकालना है। ग्रोथ होती है हमारी, जैसे आप अच्छा खाना नहीं, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होगी, तो आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, आप बढ़ेंगे नहीं अच्छे से। उसके बाद क्या होगा, रिप्रोडक्शन। फिर सेल क्या करता है, अपने जैसे जो है टूट के वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है। तो ये रिप्रोडक्शन भी जो है सेल्स के जरिए होती है। अब हम इसको थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, कैसे। वाई डू वी रिस्पायर? हम जैसे हमने कहा हम सांस क्यों लेते हैं, रिस्पिरेशन क्यों जरूरी है? सेल्स नीड एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, और सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलती है? जैसे ये क्या है, आप क्या देख रहे हैं, ये सेल है, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? न्यूट्रिशन से। एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक डाउन फूड एब्जॉर्ब। एनर्जी हमें चाहिए होती है खाने को तोड़ के मिलती है, और फिर जो हमारी उस खाने में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के लिए, विटामिन, मिनरल, फैट्स,
जो प्रोटीन वगैरह जो वो हमारी बॉडी जो है वो लेती है किससे, न्यूट्रिशन से। उसके बाद क्या होता है, क्या ग्रोथ होती है हमारी। एनर्जी इज नीडेड फॉर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। एक सेल से बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, और हम ग्रोथ के लिए चाहिए। जैसे आप पिक में देख रहे हैं, ग्रोथ क्या हो गया, बढ़ना। आप बच्चे हैं, आप बच्चे से थोड़ा और बड़े होंगे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, आपकी अच्छी न्यूट्रिशन होना जरूरी है। फिर क्या है, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जैसे आप देखते हो गाड़ी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो वो ट्रांसपोर्ट हो गया। इस तरीके से हमारी न्यूट्रिशन से जो हमें एनर्जी मिली, वो सारे बॉडी पार्ट्स में कौन पहुंचाता है, सेल पहुंचाता है, ठीक है। एनर्जी इज नीडेड टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो एनर्जी बनी है उस पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना सेल का काम है। उसके बाद क्या होता है, एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। आपको पता है, हम पानी पीते हैं तो यूरिन की शक्ल में जो है हमारी बॉडी से बाहर जाता है ना। और क्या जितना रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में, उसके बाद जो वेस्ट है वो जाता है बॉडी से बाहर। उसके बाद क्या होता है, फीसिस जो आपको जो मल है आपकी बॉडी से वो भी बाहर जाता है। कौन जो है, वो सेल्स के जरिए ही ये सारी काम होते हैं, एक्सक्रीशन का काम होता है। उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन हो गया, एक सेल डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है, तो ये काम भी कौन करता है, एनर्जी से। बॉडी को एनर्जी मिलती है सेल से, तो ये काम भी होता है, ठीक है। क्या हो गया, न्यूट्रिशन से हम सेल को एनर्जी मिलती है, और क्या करता है, उसका एक्सक्रीशन होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, और ट्रांसपोर्ट होती है। ये कितनी चीजें हमने देखे, कितने बड़े बड़े काम है। इसके अलावा छोटे बहुत से काम है, कुछ भी करने के लिए बॉडी को एनर्जी। जैसे आप अगर बैठे हैं तब भी बॉडी जो है वो एनर्जी जो है वो बॉडी में बन रही है और यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे आगे कि जो है सेल में कितने तरह की रेस्पिरेशन होती है। सेल में अरे हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन वो हो गई जो विद इन द सेल हो, सेल के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होती है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो ब्रेक डाउन होके क्या बनेगा हमारे सेल में, ग्लूकोज की फॉर्म में होगा इन सेल्स टू रिलीज एनर्जी। जब खाना टूट के अब देखोगे किस फॉर्म में हमारे सेल में स्टोर होगा, किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में होगा। तो सेल के अंदर जो होने वाली रेस्पिरेशन है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे ये देखो अब क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, सबसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, वाटर और ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे टूटता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन जो हम सांस के जरिए ले रहे हैं, वो ये सारे काम जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस के जरिए हो रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं तो एनर्जी जो न्यूट्रिशन है वो ब्रेक डाउन होके कहाँ गई, सेल में क्या बनी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। फिर क्या निकला, क्या दिया उसने, क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या दिया, वाटर, और फिर क्या दिया, एनर्जी। तो ये एक हमने रेस्पिरेशन किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में देखा। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जैसे ये इक्वेशन के तौर पे हम देखते हैं, ग्लूकोज क्या है, वो न्यूट्रिशन जो हमारी सेल में स्टोर हुई है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन, दोनों मिलके उन्होंने क्या किया, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी दी, ठीक है। हमारे जो क्या सेल में जो होने वाली एरोबिक रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होती है, उसको उसमें क्या है, पहले ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे है क्या, ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स। लाइक अब देखा हमने सेलुलर रेस्पिरेशन जो एरोबिक जो उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो दूसरी फॉर्म है रेस्पिरेशन की, वो कैसी होती है, वो क्या हो गया, पहले हमने देखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी रेस्पिरेशन हुई सेल में, वो देखी। अब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब जब ऑक्सीजन कई बार नहीं मिलती बॉडी में, तो उस पर भी जो बॉडी है रेस्पायर कर रही होती है। कैसे कर रही होती है, ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या देता है, मसल्स में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जैसे आप देखो, मैंने पहले आपको स्टार्ट में बताया, जब आप दौड़ते हैं, खेलते हैं, जिमिंग करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें ज्यादा आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, उस वक्त क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो क्या चेंज होता है, किसमें, जो ऑक्सीजन के बगैर उसको जो है ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो उसको तो ऑक्सीजन उतनी नहीं बॉडी दे सकती उसको, तो उस वक्त क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो जो हम दौड़ने भागने बहुत ज्यादा बॉडी की ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटी हम करते हैं कुछ, उसके बाद आप देखते हो कि हमें टांगों में बहुत दर्द होता है ना, बाजू में या टांगों में, या बैडमिंटन पहली बार खेलने से, क्रिकेट कोई भी
एक्टिविटी जो हम ज्यादा सख्ती से करते हैं उसके बाद हमें दर्द होता है टांगों में। तो वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि जब बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है उस वक्त क्या करती है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पायर करती है तो बॉडी को जो उसमें ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज होकर एनर्जी देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? जैसे ये भाग रहा है पिक में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? अकर्स विदाउट ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? विदाउट ऑक्सीजन। जब जैसे दौड़ रहा था उस वक्त उसको सांस लेने में के जरिए जो ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही थी बॉडी को, तो उस वक्त एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। इन जैसे क्या कैसे होती है? ईस्ट पता है आपको? ये सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो क्या रेस्पिरेशन किस तरह होती है? ऑक्सीजन के बगैर होती है। और क्या करता है? ग्लूकोज जो है क्या होता है? कन्वर्ट होता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। अब जैसे पीछे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनता था प्रेजेंस में, एब्सेंस में क्या हो गया? ग्लूकोज, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी है। जैसे ये है क्या आपको पता है कि फर्मेंटेशन, जैसे अल्कोहल बनती है, वाइन बनती है, तो उसमें क्या फर्मेंटेशन शुगर की होती है, एनर्जी मिलती है, क्या क्या होता है? अल्कोहल बनती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये जब यीस्ट सेल होती है। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में कैसे होती है? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या आप लोग बहुत ज्यादा तेजी से भागते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होती है उसमें जो है बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज जो है टूट के किस में चेंज हो जाता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। जब हमारी टांगों में जो हमें दर्द होता है, गिठलियां टाइप बन जाती है बहुत तेज एक्टिविटी करने के बाद, तो वो क्या होता है? वो लैक्टिक एसिड होता है। वो कैसे खत्म हो सकता है बॉडी से? उसके बाद क्या होता है? या तो आप कोई मसाज करेंगे या फिर क्या होगा, आप गर्म पानी से जो है वो नहाएंगे, तो उससे क्या होगा? ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो तेज हो जाएगी और जो गांठ है, जो लैक्टिक एसिड है वो जो बना होता है वो खत्म हो जाता है। मसल क्रैम्प्स, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स कॉजेज क्रैम्प्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारी टांगों या बाजू में वो गांठें सी हमें महसूस होती हैं कोई हैवी एक्टिविटी करने के बाद, तो वो क्या होता है? लैक्टिक एसिड जो है वो जमा हो जाता है। मसाज एंड हॉट वाटर इंप्रूव ऑक्सीजन सप्लाईज। जब हम क्या करते हैं? मसाज करते हैं या गर्म पानी से नहाते हैं, तो फिर वो वापस वो ठीक हो जाता है और हमारे ऑक्सीजन सप्लाई बहाल हो जाती है, ब्लड सर्कुलेट करने लगता है। तो जैसे ये टांगों में जैसे दर्द हो तो उसको क्रैम्प्स बोलते हैं, दर्द को मसल क्रैम्प्स। ब्रीदिंग, टेकिंग इन, अब क्या हमने देखा? रेस्पिरेशन आपको पता चला एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें क्या होता है? क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है फूड जो है ब्रेकडाउन फूड का होता है, ग्लूकोज का बनता है। तो अब एक एब्सेंस में देखा हमने जिसमें क्या यीस्ट जो है वो की प्रेजेंस में अल्कोहल बनती है। तो ये अब हम देखेंगे ब्रीदिंग क्या है। टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इनहेलेशन एंड गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एक्सहेलेशन। इनहेल करना हो गया, हम जब हवा को ऑक्सीजन रिच हवा को अंदर लेके जा रहे हैं वो इनहेल हो गया। एक्सहेल हो गया जब छोड़ते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ते हैं तो बाहर, तो ये इनहेल एक्सहेल ये हो गया ब्रीदिंग। ये इनहेल कर मतलब अंदर ले रही है ऑक्सीजन, एक्सहेल करने में क्या है? एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग, बाहर निकल रहा है, रिब केज मूव्स डाउन। अच्छा ये देखो, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारे रिब क्या होती है? पसलियां जिसको बोलते हैं, उसकी मूवमेंट होती है। तो क्या होता है जब हमारे एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स, जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तब रिब केज जो है नीचे जाती है। ठीक है, लंग्स रिकॉइल एंड बिकम स्मॉलर, तब जब हम छोड़ रहे होते हैं तो हमारे लंग्स का साइज जो है थोड़ा छोटा हो जाता है। डायफ्राम जो है वो क्या करता है? रिलैक्स एंड मूव्स अप। एक सांस लेने के प्रोसेस में जो है एक पतली सी एक परत की तरह हमारे लंग्स के नीचे, लंग्स के जरिए हम सांस लेते हैं ना, तो उसकी पतली सी एक परत होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। तो वो सांस लेने और छोड़ने के प्रोसेस में क्या है? ऊपर आता है और नीचे आता है, नीचे होता है। डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स डाउन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, रिब केज मूव्स डाउनवर्ड इनवर्ड। ये आगे मैं और तफसील से आपको इसको समझाती हूँ। ब्रीदिंग रेट, अब जैसे हमने कहा ब्रीदिंग में दो प्रोसेसेस होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना, ये एक ब्रीदिंग का प्रोसेस है। फिर ब्रीदिंग रेट होता है, जैसे सांस आप ये देखते होंगे कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही जैसी तरीके से सांस नहीं लेते हैं, एक ही स्पीड से सांस नहीं लेते होंगे। सबकी जो है स्पीड जो है वो अलग होगी। नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज।
हमारा नॉर्मल जो हम बैठे हैं, जैसे कोई बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, उस वक्त सांस लेने की जो रफ्तार है वो कैसी होगी, हम जब खेल कूद रहे हैं तब हमारी सांस लेने की रफ्तार कैसी होगी, ये अलग अलग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है हमारी ब्रीदिंग स्पीड जो है वो अलग अलग होगी। जैसे क्या है, न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न हो गया जो पैदा होते ही उस बच्चे की क्या है, क्या होगी ब्रीदिंग रेट, 30 to 60 मिनट्स होगी। इन्फेंट जब उससे थोड़ा बड़ा होगा तो तब क्या होगी, 30 to 50 होगी। 1 मिनट में कितनी होगी ये देखना है। चाइल्ड की कितनी है, 20 to 30 है। अडल्ट है जो बड़ा है उसकी कितनी होगी, 12 से 20। 12 से 20 1 मिनट में सांस लेने की रफ्तार, क्या खाली सांस लेना नहीं, लेना और छोड़ने की रफ्तार 1 मिनट में कितनी होगी, कितनी बार होगी, 12 से 15। जैसे आप बच्चे हैं तो आपकी 1 मिनट में होगी 20 से 30। तो एक जो बुजुर्ग है उसकी कितनी होगी, 12 से 20 होगी। तो अगर इससे थोड़ी ज्यादा है, हमको जैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हमारी 20 से 25 भी हो सकती है। जब हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हमारी सांस लेने छोड़ने की रफ्तार जो है वो बढ़ सकती है। फिर क्या है, वाई ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम बैठे हैं तो हमारी 15 से 20 तक हो सकती है, जो है अडल्ट की जो है ब्रीदिंग रेट जो है वो हो सकता है। हमारे जो सांस लेने की रफ्तार बढ़ कैसे जाती है, कैसे होती है वो, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज मोर एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। जैसे 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 एक्टिविटी हम कर रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कुछ नहीं कर रहे होंगे और आप बैठे हैं, ऑक्सीजन की जरूरत तो तब भी है, लेकिन उतनी नॉर्मल जो है उसकी स्पीड होगी। जब कोई एक्टिविटी करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायर होगी, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी बॉडी को। ठीक है, हम ये देखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है इसमें। जैसे इसमें देख रहे हैं आप, ये सोया है, ये कपड़े धो रही है, ये पढ़ रही है, ये सीढ़ियां चढ़ रही है, ये भाग रही है और ये चल रहा है। अब इसके आप खुद सोचें कि इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से काम में लग रही है, सबसे ज्यादा और सबसे कम किस में। हम स्टार्ट करते हैं, सबसे कम किस में लग रही है। जैसे ये सोई है तो सोने में इतनी हमें जो है वो एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है, तो उस वक्त सबसे कम जो है पहले नंबर पे आ गया क्या, सोने की। दूसरे पे क्या आ गया, पढ़ने की। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं स्टडी टेबल पे बैठ के या मैट पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उसमें इतनी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सांस लेने की जो हमारी रफ्तार है, जो स्पीड है, वो कम होगी, नॉर्मल होगी। दूसरे पे ये आ गया। तीसरे पे कौन है, ये जो बुजुर्ग है, ये चल रहे हैं, नॉर्मली जो चल रहे हैं या खड़े हैं, तो इसमें इतनी जो है स्पीड नहीं होगी हमारी सांस लेने की, नॉर्मल होगी। तीसरे पे ये है। चौथे पे जो है ये कपड़े धो रही है आंटी, तो ये कपड़े धोने में जो है बॉडी की मूवमेंट है, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें सांस की रफ्तार जो है थोड़ी बढ़ सकती है। फिफ्थ में क्या है, ये सीढ़ियां चढ़ रहा है, सीढ़ियां चढ़ने में भी बॉडी को जो है वो उसमें एनर्जी की जरूरत है, इसमें होगी। और लास्ट पे है ये दौड़ने वाली, सबसे ज्यादा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, जब कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेजल कैविटी आता है। इंसान का जो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या उसका है, नेजल कैविटी होता है जो खाली जगह, नाक से ये जो हमारे दो छेद हैं, इससे सांस लेने की जो है प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। फेरिंक्स हो गया, जो इसको हम बोलते हैं विंड पाइप, ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया, रिब्स और डायाफ्राम। ये हम देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले ये क्या है, नेजल कैविटी ये दो जो हमारे नाक के होल्स हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है। ये कैविटी है, कैविटी हो गया ये खाली जगह, नेजल पैसेज, यहाँ जो रास्ता है। फेरिंग्स हो गया कि विंड पाइप जो ये है। ट्रैकिया हो गया ये जिसके ये ट्रैक है ये। लंग्स ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें। रिब्स ये हो गई जो एक केज की तरह, एक जैसे हम देख रहे हैं ना पिंजरे की तरह, तो ये पसलियां हो गई, इसको हम बोलते हैं रिब्स। तो डायाफ्राम ये हो गया ये वाला, जिसका मैं कह रही हूँ कि सांस लेने और छोड़ने के अमल में ये ऊपर और नीचे होता है, तो इसको डायाफ्राम बोलते हैं। अब क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। अब क्या मैकेनिज्म है इनहेल करने का, सांस को लेने का, क्या है, रिब्स मूव अप। जैसे ये देख रहे हैं आप, रिब्स क्या हो गया, वो पिंजरा, वो पसलियां जिसको हम बोलते हैं, वो ऊपर मूव करती हैं, आउट ऊपर। डायफ्राम मूव्स डाउन, ये डायफ्राम जहां जो यहाँ था, जैसे डायफ्राम मूव्स डाउन। जब हम सांस लेते हैं पसलियां ऊपर होती हैं, डायफ्राम जो पतली सी एक पतली सी परत है जो लंग्स के नीचे है, वो नीचे होती है और पसलियां ऊपर होती हैं। क्या, जब हम सांस ले रहे होते हैं, रिब्स मूव आउट, बाहर आ जाती हैं, जैसे आप पिक में देख रहे हैं।
फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, एयर फोर्स टू फोर्स आउट। अब ये डायफ्राम मूव्स बैक, जो डायफ्राम अपनी जगह उसने चेंज की थी वो वापस अपनी जगह पे आता है, और पसलियां क्या करती हैं, मूव, वो नीचे फिर अपनी जगह पे आ जाती हैं। मतलब ये हम जैसे हमें महसूस नहीं हो रहा, हम जब सांस ले रहे हैं हमारा जो लंग्स है ऊपर होते हैं फिर नीचे आते हैं, ये एक प्रोसेस है, ये एक मूवमेंट है जो हमारे अंदर हो रही है, जो हमें महसूस नहीं हो रही, जिसमें क्या होता है डायफ्राम ऊपर होता है और फिर वापस अपनी जगह पे आता है। ये एक खाली सांस लेने के अमल में देखो कि कितना हमें जो महसूस नहीं होता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, कैसे हो रही है मूवमेंट, ठीक है। फिर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन। अब जब सांस हम ये हमने देखा कि पसलियां ऊपर होती हैं और डायफ्राम अपनी जगह से मूव करता है, ये सांस लेते हैं। अब जब छोड़ते हैं तब क्या होता है, रिब्स मूव डाउन इन, जो रिब्स है वो अपनी जगह पे नीचे आती हैं और डायफ्राम भी ऊपर होता है। ये क्या है, ड्यूरिंग क्वाइट एक्सहेलेशन एयर मूव्स, lungs recoil, rib cage moves down, diaphragm relaxes and moves up, रिलैक्स होके वापस डायफ्राम अपनी जगह पे आता है। तो ड्यूरिंग फोर्स, जब हम क्या करते हैं, ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं तब क्या होता है, एयर मूव्स आउट, लंग्स, ये वैसे ही है, एब्डोमिनल मसल कंट्रैक्ट, जो पेट के मसल, एब्डोमिन हो गया पेट, उसके मसल भी कंट्रैक्ट करते हैं जब हम, मतलब उनमें भी खिंचाव आता है जब हम तेजी से सांस लेते हैं। डायफ्राम मूव्स अप, लंग्स कंट्रैक्ट, तो जब हम क्या, रिब्स क्या नीचे जगह पे आती हैं और डायफ्राम क्या करता है, ऊपर होता है और लंग्स में कंट्रैक्शन होती है। जब हम कंट्रैक्शन होता है उसमें मतलब उसमें भी जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, फूलते हैं या छोड़ते हैं, ये प्रोसेस है एक। तो ये क्या है, एक्सेल करने का एक प्रोसेस हो गया। जैसे हमने देखा कि सांस लेते वक्त हमारे रिब्स की और लंग्स की क्या एक्टिविटी होती है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो तब क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड है। अब हमने देखा कि भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। हवा में खाली यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होती, जैसे हमने एयर अराउंड अस जो है वो पढ़ा भी है 6 में, कि हवा में सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन होती है क्या, और बाकी ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम जो है वो छोड़ते हैं। तो अब देखते हैं इसमें जो हम ले रहे हैं हवा, इसमें कंपोजिशन क्या क्या कैसे कैसे है, क्या है, 21% जो है वो लंग्स को चाहिए, 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल्ड में जो है 16.4 ऑक्सीजन होती है और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड, ये लंग्स की है। इसमें इनहेल्ड में वही है 21% ऑक्सीजन, 4% कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल्ड में 16.4% और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। तो ये हम वो हमारी बॉडी की हम में जो हवा जाती है उसमें क्या कितनी परसेंटेज की कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होती है, ये वो है। फिर क्या लाइन, अब हम देखेंगे कि ये तो हमने ब्रीदिंग देखा क्या होता है, रेस्पिरेशन देखा क्या 2% क्या होता है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं कि क्या है एक्टिविटी, एक्सहेल्ड एयर टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे क्या है कि एक बाउल में हम पानी लेते हैं, उसमें चूना मिक्स करके रख देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, क्या कि वो एक फनल टाइप लेके, एक उसमें स्ट्रॉ लेके, तो उसमें जो उसके ऊपर पानी था, जो चूना तो नीचे बैठ जाएगा, जो उसके ऊपर पानी था उसको हम इसमें डालेंगे और ऊपर स्ट्रॉ के साथ हम मुंह के जरिए उसमें क्या देंगे, और अपने हवा देंगे और हिलाएंगे और हवा देंगे। फिर क्या देखेंगे कि ये जो पानी है जो था लाइम वाटर, जो हमने चूने वाला पानी इसमें डाला था, वो क्या बनेगा, मिल्की बन जाएगा। ये देखो लाइम वाटर ये दूधिया रंग का बन जाता है। क्यों, क्योंकि हवा में क्या हम छोड़ते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से ये लाइम वाटर ऐसा बन जाता है। जो हमने वो चूने वाला पानी था वो दूधिया कलर का हो गया, किस वजह से, क्योंकि हमने मुंह के जरिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली। तो ये एक एक्सपेरिमेंट, इसमें हमें पता चला कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में करते हैं, उसमें जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो है मिल्की कलर का हो जाता है। इफेक्ट ऑफ एक्सहेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर। फिर क्या है, एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायन, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट। अब ये जो एनिमल जिनके नाम मैंने पढ़े, इन सब के चेस्ट में क्या होते हैं, लंग्स, जैसे कि हम इंसानों के होते हैं। फिर क्या होता है, देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बीइंग, जैसे इंसानों की तरह होती हैं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, do they also have lungs like those of human beings, let us find out। क्या जैसे इन एनिमल्स में लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, क्या बाकी एनिमल्स या इंसेक्ट्स में भी ऐसे होते हैं, चलिए हम पता करते हैं।
क्या है, ब्रीदिंग इन कॉकरोच। अब देखेंगे हम कॉकरोच कैसे सांस लेता है। uses spiracles and tracheal tubes for gas exchange, breathing in inhalation in cockroach। जैसे ये देखो अब क्या है एयर इंटर्स थ्रू स्पाइकल्स, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनके जरिए इसको स्पाइकल्स बोलते हैं। ये जैसे ये है, हवा अंदर जाती है, एयर मूव्स थ्रू ट्रैकिया। ट्रैकिया जैसे हमने अपना देखा एक पैसेज रास्ता जिससे हवा जाती है, एयर ट्यूब्स होती हैं। एयर रिचेस ट्रैकोल्स इन टिश्यूज, ये फिर क्या है, एयर इंटर्स थ्रू स्पाइकल्स, फिर उसके बाद जाती है ट्रैकिया में, और उसके बाद ट्रैक होल्स टिश्यूज में और गैस एक्सचेंज होती है। ये प्रोसेस है किसमें, हम किसका हम देख रहे हैं, कॉकरोच का। ठीक है, ये सांस लेने का, क्योंकि इसमें स्पाइरकल्स होते हैं और ट्रैकल जो पैसेज होती है उससे जो है ट्रैक होल्स टिश्यूज तक पहुंचती है हवा। अब हम देखेंगे जैसे क्या इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पाइरकल्स, जो हमने कहा कि इंसेक्ट्स जो है स्पाइरकल्स के जरिए सांस लेते हैं। स्मॉल होल्स होते हैं जो एब्डोमेन में, पेट में बने होते हैं, जैसे हमने देखा ट्रैक होल होता है, ट्रैकिया होता है, और ये इसके जरिए जाती है ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। एयर इंटर्स थ्रू द स्पाइरकल अलोइंग ऑक्सीजन टू ट्रेवल अलोंग ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हवा जो है वैसे ही ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक जाती है स्पाइरकल्स के जरिए, और फिर अंदर एक क्या होता है, अंदर जाके क्या होता है, ट्रैकिया, ट्रैक्स में एक ट्यूब का ट्रैक बना होता है, उसके जरिए बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है। अब हम देखेंगे अब ह्यूमंस में क्या, नाक का क्या रोल है, हमारे नाक का। अब हम देखें, अब देखेंगे अपने नाक में, देखो आप कि छोटे छोटे बाल होंगे, वो किस लिए होते हैं कि हम हवा के जरिए डस्ट, जैसे ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि डस्ट पार्टिकल्स जो है उनको रोक के हमारे साथ हवा अंदर जाती है। लेकिन ये जो नॉस्ट्रल्स हैं इनके जरिए सांस अंदर जाती है। नेजल हेयर ट्रैप डस्ट पोलन एंड स्मोक पार्टिकल्स। तो ये जो बाल है हमारे नाक के अंदर होते हैं छोटे, ये इसलिए होते हैं कि जो भी डस्ट है या कोई पार्टिकल है जिसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हमारे नाक में कुछ चला जाता है जिसकी वजह से छींक लगती है, छींक लगने से वो जो भी डस्ट पार्टिकल वो हमारे नाक से बाहर आते हैं। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी देर आप अपने नोज को जो है ना पकड़ के आप ना हवा को रोक के ऑक्सीजन को कितनी देर आप सर्वाइव कर सकते, नहीं कर सकते। आप 30 सेकंड से ज्यादा जो है हम उसको होल्ड नहीं कर सकते, हमें जो है दम घुटने लगता है। ब्रीदिंग इन अर्थवर्म। अब फिर जो हमने कहा कि अर्थवर्म में कैसे ब्रीदिंग होती है, कैसे होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म जो जमीन के अंदर होता है उसकी स्किन इतनी मॉइस्ट होती है, स्लिपरी टाइप होती है, उस स्किन के जरिए, ये भी हमने 6th क्लास में पढ़ा है, स्किन के जरिए जो है उनके सांस लेने का प्रोसेस जो होता है, जैसे ये ऑक्सीजन 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 और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है, ये स्किन के जरिए इनकी रेस्पिरेशन ब्रीदिंग प्रोसेस जो होता है स्किन के जरिए होता है। ब्रीदिंग फ्रॉग। फ्रॉग में कैसे होता है, ये नॉस्ट्रिल है, ठीक है, तो हवा अंदर जा रही है, बकल फ्लोर है अंदर, और क्या है, बकल कैविटी एक्सपेंडेड खुलती है, और हवा जो है ये यूजेस लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन फॉर। इसमें दोनों तरह के होते हैं, जैसे कुछ हमने देखा इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो अपनी स्किन के जरिए सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन फ्रॉग में क्या होता है कि स्किन के जरिए भी ले सकती है और उसमें लंग्स भी होते हैं। During inhalation, the frog draws air into its mouth by lowering the buccal floor, increasing the buccal cavity volume. ब्रीदिंग इन फिश। अब फिश में हम देखेंगे क्या, आप जैसे आप में से बहुत से बच्चों ने देखी होगी कि फिश के साइड्स पे जो है वो एक कान की तरह से होती है, ओपनिंग जो है बनी होती है, वो क्या होती है, उनको हम बोलते हैं गिल्स। तो फिश जो है वो क्या करती है, गिल्स के जरिए सांस लेती है। फिश यूज गिल्स टू एब्जॉर्ब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। वो जैसे मैंने बताया कि हमने कहा था कि जो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो कैसे सांस लेते हैं, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होती है, तो वो उस पानी से ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, उन गिल्स के जरिए, जैसे कि ये फिश के ये साइड पे बनी है गिल्स। तो जैसे इसमें हमें लंग्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, फिश में गिल्स होती है। वेल्स एंड डॉल्फिन्स, ये भी एक्वेटिक हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, तो इनके ये कैसे लेती है, दे हैव लंग्स एंड मस्ट कम टू द सरफेस। उनके भी लंग्स होते हैं, लेकिन वो कई बार जो है वो क्या करती है, सरफेस ऊपर पानी के आके सांस लेती हैं, जैसे कि पिक में देख रहे हैं आप, क्या है, डॉल्फिन है और ये कैसे सांस ले रही है, जमीन के ऊपर आके ये छोड़ रही है, ये वेल्स भी ऐसे ही। रेस्पिरेशन इन प्लांट, देखो हमने इंसेक्ट्स में भी देख ली, ह्यूमन में भी देख ली, अब देखिए हम प्लांट्स में वो कैसे सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आल्सो रिस्पायर एंड नीड ऑक्सीजन इनटू। कैसे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या है, ऑक्सीजन
फ्रॉम एयर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर रहे हैं। और लेकिन इसमें जैसे ये है प्लांट्स में क्या है, ये इनका कोई लंग्स नहीं या इनकी स्किन के हर बॉडी पार्ट जो है अपने सांस ले सकता है, हर बॉडी पार्ट से ये सांस ले सकते हैं। क्या है रेस्पिरेशन, वाटर रिलीज करते हैं, ग्लूकोज फूड से ले रहे हैं, ये जड़ों से भी क्या करते हैं प्रोसेस वही है, न्यूट्रिशन से इनकी भी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन सिर्फ ये है कि इनका कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है जहां से ये करें ये मतलब हवा सांस लेने के लिए, इनकी पूरी बॉडी जो है से ये हवा ले सकते हैं और हवा छोड़ सकते हैं। रूट्स एंड रेस्पिरेशन, रूट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर स्पेसेस बिटवीन सॉइल एंड पार्टिकल। जैसे ये भी हमने देखा है कि जमीन के अंदर जो हम कहा उसमें भी ऑक्सीजन होती है, तो उसके वो क्या बने होते हैं, जैसे ऐसे ये पार्टिकल सॉइल पार्टिकल्स हैं ये, और बीच में ये क्या है, हवा है, रूट हेयर है ये, और स्पेस है। तो इनके जरिए जो है हवा होती है ये भी जो क्या करती है रूट्स जो है इनसे जमीन से क्या लेती है ऑक्सीजन, और ये भी मतलब इनका भी सेम प्रोसेस है। ऑक्सीजन जो है इन सॉइल के बीच में जो बने होते हैं, जैसे ये दिख रहे हैं ये सॉइल पार्टिकल, जो बीच में ये स्पेस है तो इसमें ऑक्सीजन होती है। और एक जैसे हमने प्लांट्स का हमने पढ़ा कि वो किस तरह लेती हैं, वो स्टोमेटा एक क्या होता है, लीफ के अंदर होता है जो गैस की एक्सचेंज के लिए होता है, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ रहे होते हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं। इस प्रोसेस में ये स्टोमेटा जैसे क्या स्मॉल ओपनिंग होती है ये इस तरह की, तो इसके जरिए गैस का एक्सचेंज होता है लीव्स में। ओवर वाटरिंग प्लांट्स, अच्छा कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पानी जब हम प्लांट्स को देते हैं तो आपने देखा कि वो मुरझा जाते हैं। क्या क्यों मुरझा जाते हैं, जो हवा की के लिए जो स्पेस की जगह मिट्टी में होती है उसमें भी पानी भर जाता है, तो वो सांस नहीं ले सकते और वो पौधा जो है मर जाता है। जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं ये पानी से भरा है, तो अब इसके सांस लेने का जो जड़ों में सांस जड़ें भी तो सांस लेती है ना, तो वो उसमें जो है कि पानी भर गया, ज्यादा पानी देने से भी जो है प्लांट मुरझा जाते हैं, वो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है रूट्स को, तो वो खत्म हो जाता है। अब हमने देखो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ा, तो उसमें क्या हमने देखा, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल गैस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी इन ब्रीदिंग एक गैस का एक्सचेंज का प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना छोड़ना और ऑक्सीजन लेना। और रेस्पिरेशन वो है जब जिसके जरिए क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, सेल से एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इसमें हमने देखा एरोबिक एनारोबिक, दो फॉर्म टाइप्स पढ़ी रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, गिल्स, स्पाइरकल्स, ट्रैकिया, ये वर्ड्स हमने इसमें पढ़े। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस, हर जिंदा प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग सब जो है जिंदा रहने के लिए रिस्पायर करते हैं। और रेस्पिरेशन से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, जो बॉडी जो हम डिफरेंट कामों में करने के लिए एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। आई गेस कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।